दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी के चैप्टर नंबर 4 गद्य खंड के जिस चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर से जितने भी एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन सारे प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। आप सभी को मालूम है न्यू बैच स्टार्ट किए हुए और पिछले 4 वीडियो में हमने पहले वीडियो में हिंदी के पूरे सिलेबस समझा था। उसके बाद 3 वीडियो में हमने चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्लास देख रहे थे। ठीक है, आज हम पांचवा वीडियो देख रहे हैं जिसमें चैप्टर नंबर 4 की पूरा का पूरा एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले। तो क्लास काफी महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप सभी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इससे पहले नए छात्र जितने भी चैनल पे विजिट किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नया बैच स्टार्ट हुआ है और नए बैच में आपको हिंदी की पूरी तैयारी कराया जाएगा तथा हिंदी इंग्लिश यानी सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा, आपका जो सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए अर्धनारीश्वर को हम स्टार्ट करते हैं। अर्धनारीश्वर से पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है एग्जाम में, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा भी गया कि नारी और नर एक ही द्रव्य की दो ढली प्रतिमाएं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की, यानी यह जो पंक्ति है यानी यह जो वाक्य कहा गया, यह वाक्य किस पाठ में कहा गया। तो नारी और नर एक ही द्रव्य की दो ढली प्रतिमाएं है, यह जो है बाबू अर्धनारीश्वर चैप्टर में ही कहा गया। करेक्ट से आपका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, याद रखोगे। ठीक है, अगला प्रश्न काफी कमाल का पूछा हुआ प्रश्न। क्या पूछा हुआ है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, पद्मश्री या पद्मभूषण या पद्मविभूषण या पद। सबसे पहले अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो याद रखना दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था निम्नलिखित में से, यह प्रश्न लाजवाब प्रश्न है। ठीक है, तो दूसरे नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, तो दूसरे नंबर प्रश्न का आप सभी करेक्ट आंसर क्या बताओगे, पद्मभूषण मिला था। क्या मिला था, पद्मभूषण मिला था। करेक्ट आंसर आप सभी का बी हो जाएगी। अगला प्रश्न के तीसरा नंबर प्रश्न कितना कमाल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, यह अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। यह प्रश्न इसी प्रकार से यानी दो टाइप से यह प्रश्न पूछा जाता है। यह पूछेगा कि अर्धनारीश्वर गद्य की कौन सी विधा है, यह भी प्रश्न रहता है, तो वो हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे पूछा हुआ है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, तो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, जिसे राष्ट्र कवि भी कहा जाता है बिहार का। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी, काफी कमाल का क्वेश्चन पूछा है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना उसने कहा था, बिल्कुल नहीं। त्रिक्ष बिल्कुल नहीं। जूठन बिल्कुल नहीं। अर्धनारीश्वर की जो रचना या रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है यह अर्धनारीश्वर है। क्या है, अर्धनारीश्वर है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगी। अगला प्रश्न को यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न पूछा हुआ है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, भोजपुर। काफी कमाल का क्वेश्चन है पांचवा नंबर प्रश्न। तो पांचवें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताओगे, अर्धनारीश्वर का जो जन्म है ये बिहार के बेगूसराय जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार के बेगूसराय जिला में हुआ था। करेक्ट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। याद रखोगे, लाजवाब प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है यह प्रश्न। यह अर्धनारीश्वर का जन्म बिहार किस राज्य में हुआ, इस प्रकार से भी पूछेगा, तो याद रखना बिहार राज्य के किस जिला में हुआ है, तो बेगूसराय जिला में हुआ है, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न को यहाँ पे प्रश्न पूछा, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का क्या नाम है। ठीक है, ऑप्शन में जय सिंह, रवि सिंह, राणा सिंह या फूल सिंह। तो छठे नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपसे क्या बताओगे, करेक्ट आंसर आपसे बी बताना, रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का क्या नाम है, तो रवि सिंह नाम है। करेक्ट आंसर आप सभी का बी हो जाएगी। मैं बता दूं आप सभी को जानकारी के लिए, इससे पहले जितने भी चैप्टर की क्लास कराया गया आपको चैनल पे प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप सभी तैयारी कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। आपकी तैयारी की पूरी गारंटी मैं लूंगा। बेहतर कैसे करना है केवल आप सभी को जब भी क्लास आए तो क्लास को ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन है, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती या प्रभंग। काफी लाजवाब क्वेश्चन। 7 नंबर प्रश्न 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिनकर जी की जो पहली काव्य पुस्तक था इसका नाम था प्रभंग। क्या नाम था, प्रणभंग। करेक्ट आंसर आप सभी डी बताओगे। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा हुआ है। प्रश्न क्या पूछा हुआ है, लाजवाब प्रश्न। ये भी प्रश्न करा है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यानी दिनकर जी की जो पहली कविता था यह किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। छात्र सहोदर, छात्र पत्रिका या छात्र मित्र या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आप सभी 8वें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बताओगे, दिनकर जी की जो पहली कविता था यह छात्र सहोदर पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। किस पत्रिका में, तो छात्र सहोदर में। करेक्ट आंसर आप सभी ए बताओगे।
क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। और देखिए बहुत सारे छात्रों को ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर जो छात्र इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे उसको कैसे समझ में आएगा, ठीक है, क्या पढ़ रहे समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए आप सभी हिंदी के बुकों को अच्छे से पढ़ने का, ठीक है। जिस चैप्टर की जैसे आज मैं चौथा चैप्टर करा रहा हूँ, तो चौथा चैप्टर सबसे पहले आप एक बार हिंदी का रीड करके आइए, यानी पढ़ कर आइए खुद से, तब आपको और समझ में आएगा। ऐसे समय मिलेगा तो मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदी बहुत बेहतर तरीके से, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, केवल आप पढ़ाई पे फोकस करेंगे। मैं बस इतना ही कहूँगा आप सभी को, ठीक है। तो दिनकर जी की जो पहली कविता कब प्रकाशित हुआ था, तो दिनकर जी की जो पहली कविता था यह 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता प्रकाशित हुई थी। किस पत्रिका से? तो छात्र सहोदर से हुआ था। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न करा है कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। निम्न में से कोई एक रचना होगा जो रामधारी सिंह दिनकर का होगा। तो शिशुपाल वध बिल्कुल नहीं, नल दमयंती बिल्कुल, रहस्य कथा बिल्कुल नहीं, उर्वशी जो है यह किसका रचना है, तो यह उर्वशी हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी का रचना है। करेक्ट आंसर आपसे सी बताओगे, उर्वशी याद रखना, ठीक है। लाजवाब प्रश्न, उर्वशी करेक्ट आंसर हो जाएगी इसका। अगला प्रश्न की यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न करा है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था। काफी लाजवाब प्रश्न है। संन्यास लेने का बिल्कुल नहीं, पति के त्याग का बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं, विविक्षुणु होने का, विवेक्षुणी होने का या विविक्षुणी का, ये इसको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर आप सभी बी बताओगे, 100% आपका आंसर सही हो जाएगी। इससे पहले और मैं जानकारी दे दूं, यदि जो भी छात्र अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में जब आप ज्वाइन रहेंगे तो आपको क्लास का नोटिफिकेशन पता चलता रहेगा, जिससे आप समय पे क्लास में उपस्थित हो जाएंगे। प्रश्न के 12वां प्रश्न करा है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब वो नर के गुण यानी पुरुष के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन किसका है, यानी ऐसा किसने कहा था। कहा था कि देखो कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो हम कहते हैं ना कि ये फलनामा है, ऐसे कहे हुए थे। तो इसी पाठ में एक व्यक्ति है जिन्होंने कहा था कि जब पुरुष अगर नारी का गुण यानी महिला का गुण सीखती तो वह देवता बन जाता है, यानी एक प्रकार का कहीं तो भगवान बन जाता है। लेकिन नारी मतलब महिला जब पुरुष का यानी नर मतलब पुरुष का गुण सीखती है तो वह राक्षस हो जाती है। ऐसा कथन किसने कहा था, ऐसा किसने बोला था। तो ऑप्शन करेक्ट रविंद्रनाथ हो, बिल्कुल नहीं, उपनिषद दिग्गज जी ने, प्रेमचंद्र ने। किसने कहा था? प्रेमचंद्र ने कहा था। आप सभी को प्रेमचंद्र का सबसे प्रसिद्ध जो कहानी है ईदगाह, वो तो आप सभी को याद ही होगा, वही व्यक्ति है, इन्होंने ऐसा बोले हुए थे, ठीक है। करेक्ट आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 13वां प्रश्न करा, अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध। देखिए मैं बोला था ना कि पूछेगा अर्धनारीश्वर गद की किस विधा से संबंध रखता है, या अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। काफी लाजवाब प्रश्न, इसी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। निबंध है, कहानी है, एकांकी है या व्यंग है। तो आप सभी 13वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बताओगे। अर्धनारीश्वर एक प्रकार का एकांकी है। क्या है? एकांकी है। करेक्ट आंसर आप सभी का सी हो जाएगी। प्रश्न को यहाँ पे 14वां प्रश्न पूछा हुआ है। 14वां प्रश्न क्या पूछा हुआ है कि अर्धनारीश्वर से सब पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। अर्धनारीश्वर से सब पाठ में कौन है जो स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया था। युवक ने, युवती ने, जनता ने या पुरुष ने। लाजवाब प्रश्न। 14वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पुरुष ने। क्या हो जाएगा? पुरुष ने। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए। आपकी तैयारी की पूरी जिम्मेदारी हमारे सर पे है, तो हम आपकी तैयारी को 100% बेहतर करेंगे और आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर आपका नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न कर रहा है अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। देखिए ये प्रश्न है ना काफी विवेक क्वेश्चन है और काफी लाजवाब प्रश्न है। इस प्रश्नों को पूछने का तरीका के बहुत बार यानी अलग अलग टाइप से ये प्रश्न पूछेगा। तो सबसे पहले अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो यथार्थ नहीं है, ना आदर्श है, ना वास्तविक है, कल्पित रूप है, ठीक है। इसी प्रश्न को पूछेगा कि कल्पित किसका रूप है, शंकर और पार्वती का, विष्णु और ये इस प्रकार से राधा और कृष्ण का। इस प्रकार से ऑप्शन में दे देंगे 2-4 को ऑप्शन, ठीक है। तो बताना अगर पूछेगा कि कल्पित किसका रूप है तो वहां पर भी आपके ऑप्शन रहेगा शंकर और पार्वती, तो आपसे शंकर और पार्वती को लगाओगे, ठीक है। इस बात को याद रखना। प्रश्न को पूछने का 2 तरीका है इस प्रश्न का, ठीक है। अगला प्रश्न के यहाँ पे करा नारी तो हमो करी तब न किया विचार जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से, यानी यह जो पंक्ति
गाया गया है, यह पंक्ति किस पाठ में गाया गया। तो अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसी में गाया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्धनारीश्वर। करेक्ट आंसर बताओगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा रचना है जो दिनकर जी का नहीं है। उर्वशी, ऋषिमर्थी, जूठन या कुरुक्षेत्र। तो 17 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, 17 का करेक्ट आंसर आपसे इसी बताओगे जूठन। क्या हो जाएगा, जूठन जो है यह रामधारी सिद्धिगर की रचना नहीं है, अन्यथा उर्वशी है, ऋषिमर्थी है, कुरुक्षेत्र है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न को, अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रचना है जो दिनकर जी के सदियों का संताप और परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा, रसातल यात्रा। 18 नंबर प्रश्न लाजवाब प्रश्न है। तो देखो रामधारी सिद्धिगर की जो रचना है सदियों का संताप भी नहीं, दरियाई घोड़ा भी नहीं, रसातल यात्रा भी नहीं। करेक्ट हो जाएगा बी, परशुराम की प्रतीक्षा जो है यह रामधारी सिद्धिगर की रचना है। करेक्ट आपका क्या हो जाएगी, तो बी हो जाएगी। अगला प्रश्न लाजवाब प्रश्न, ये भी प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिनकर को किस कृति पे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी प्रश्न को कितने तरीके से पूछेगा, अगर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पे मिला था, या इस प्रकार से पूछ सकता है दिनकर को किस कृति में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या बताओगे, अर्धनारीश्वर बिल्कुल नहीं, ऑप्शन सी में कर होमकार बिल्कुल, ऑप्शन डी में कर कुरुक्षेत्र बिल्कुल नहीं, बी हो जाएगा उर्वशी। क्या हो जाएगा, उर्वशी की रचना पे रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। प्रश्न देखो लाजवाब प्रश्न 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति, यानी युद्ध तथा शांति कैसे हो, युद्ध की और शांति पे, यानी युद्ध होता है तो इस पे शांति कैसे बरताया जा सकता है, इस पे एक काव्य कृति लिखा गया था। यह किसकी है, यानी कह रहा है कि युद्ध और शांति पर लिखी गई काव्य कृति का क्या नाम है। नील कुसुम बिल्कुल नहीं, द्वंद्व गीत बिल्कुल, ऋषिमर्थी, कुरुक्षेत्र। क्या हो जाएगा, 20 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, कुरुक्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगी। प्रश्न देखिए यहाँ पे किस नंबर प्रश्न पूछा हुआ है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। देखो मैं बोला था ना कि यह प्रश्न दो टाइप से पूछा जाएगा, यहाँ पे पूछा है ना दूसरे टाइप से यह प्रश्न पूछा है ना। यहाँ पे देखो ऑप्शन में दे शिव और पार्वती का, राम और सीता का, विष्णु और लक्ष्मी का, राधा और कृष्ण का। तो मैंने बोला था राम और सीता भी नहीं होगा, विष्णु और लक्ष्मी भी नहीं होगा, राधा और कृष्ण भी नहीं होगा, शिव और पार्वती का, शंकर और पार्वती यानी मतलब। तो करेक्ट आंसर क्या बताओगे, ए बताओगे, ए आपका 100% सही हो जाएगी आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न इस चैप्टर में हम टोटल 27 प्रश्न देख रहे हैं, तो बस कुछ ही क्वेश्चन बाकी है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और अपनी तैयारी को खूब बेहतर कीजिए आज से ही हमारे साथ। ठीक है, कह रहा है गंगाधरी थी दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ या बलराम की माँ। तो गंगाधरी कौन थी, 22 नंबर प्रश्न लाजवाब प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी दुर्योधन की माँ। क्या बताओगे, गंगाधरी जो थी यह दुर्योधन की माँ थी। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगी। प्रश्न की यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न लाजवाब प्रेमचंद्र थे, गीतकार थे, कथाकारक थे, फिल्मकार थे या संगीतकार थे। तो देखिए यानी मतलब प्रेमचंद्र क्या करते थे सबसे ज्यादा, जो जैसे अगर पूछेगा कि मासूम सर यानी निषाद सर क्या था, हम एक प्रकार का अभी आपको पढ़ा रहे तो हम शिक्षक है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो प्रेमचंद्र थे वो क्या थे, गीतकार, ज्यादा गीत गाते थे या कथा लिखते थे, या फिल्मकार थे यानी फिल्मों का निर्माता करते थे, या संगीत गाते थे। तो 23 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगी कथाकार। क्या बताओगे, जो प्रेमचंद्र थे या कथाकारक थे ज्यादातर। ठीक है, करेक्ट आंसर आपसे क्या बताओगे, बी बताओगे। प्रश्न 24 नंबर प्रश्न पूछा हुआ कि रामधारी सिद्धिगर का जन्म कब हुआ। रामधारी सिद्धिगर का जन्म कब हुआ, याद रखना। 24 नंबर प्रश्न लाजवाब प्रश्न है। 23 सितंबर 1908 ईस्वी। ऑप्शन बी में कह रहा है 23 सितंबर 1912 ईस्वी। ऑप्शन डी में कह रहा है 25 सितंबर 1913 ईस्वी। ऑप्शन सी में कह रहा है 28 सितंबर 1911 ईस्वी। बिल्कुल नहीं, ये तीनों गलत हो जाएगा। रामधारी सिद्धिगर का जो जन्म हुआ था यह 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार की क्या कहते हैं बलिया जिला में हुआ था। बलिया बताते, बेगूसराय न बताते, हाँ बेगूसराय जिला में, बेगूसराय जिला में। ठीक है, सही है। अगला प्रश्न को यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रामधारी सिद्धिगर किस युग के कवि थे। युग मतलब काल। ठीक है, काल के बारे में हमें ना आपको एक अच्छे से वीडियो में छोटा सा वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं बता दूंगा कि कब से किस युग की शुरुआत माना जाता है, ताकि आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल समझिए दिनकर किस युग के कवि थे। तो याद रखना 25 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, छायावादोत्तर युग की। क्या हो जाएगा, दिनकर
जी किस युग के कवि थे? तो छायावधोत्तर युग के कवि थे। करेक्ट आंसर आपसे सी बताओगे। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है 26 नंबर प्रश्न, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति? तो संस्कृत के 4 अध्याय ये जो कृति है यह रामधारी सिद्दीकर की कृति है। करेक्ट आंसर 26 का क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न, यानी इस चैप्टर का भी चौथे नंबर चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम था अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन थे? रामधारी सिद्दीकर। इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न पूछ रहा है कौन सी कृति रामधारी सिद्दीकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति है जो रामधारी सिद्दीकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज लिखी हुई है? पुनर्नवा बिल्कुल नहीं, स्मृति की रेखाएं बिल्कुल नहीं, कविता के नए प्रतिमान बिल्कुल नहीं। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगी। क्लास कैसा लगा इसके बारे में आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नए छात्र जितने भी चैनल पे विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, तो आप सभी वहाँ पे विजिट कीजिए और इस दोनों जगह पे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको बेहतर तैयारी हमारे साथ, ताकि आप बेहतर तैयारी हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम हो तो आप दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।